itel Vision One, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उस संदिग्ध आईएसआई आतंकी की जिसने दहलाने का एक खौफनाक प्लान बना रखा था। क्या है वो प्लान, हम आपको बताएंगे अपनी खबरों में। चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। बलरामपुर के भैसाही गांव का रहने वाला मुस्तकिम उर्फ अबू यूसुफ, जिसे आसपास के लोग एक आम इंसान की तरह ही देखते थे, वो एक खौफनाक आतंकी निकला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो आईएसआईएस के सबसे बड़े हैंडलर के संपर्क में था। अबू अल हिंदी, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा आतंकी है और हिंदुस्तान में आईएसआईएस का काम देख रहा है। बताया जाता है कि ये अबू यूसुफ उसके संपर्क में था और वीचैट और टेलीग्राम के जरिए उससे संपर्क में रहता था। अबू यूसुफ की पत्नी ने बताया कि पिछले 2 सालों से यह धीरे धीरे कर कुछ सामान बारूद अपने घर में इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वो क्या था उसकी जानकारी उसे नहीं है। अबू यूसुफ को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम बलरामपुर पहुंची और उसने एक के बाद एक जब परत खोलने शुरू किए तो पता चला कि इस खौफनाक कहानी की स्क्रिप्ट और भी खौफनाक है। उसके घर से 5 फिदाइन जैकेट मिले हैं, साथ साथ 3 फिदाइन बेल्ट मिले हैं और ये सब के सब विस्फोटकों से भरे हैं। 5 बक्से में पाइप बम मिले, वो भी विस्फोटकों से भरे हुए। वो प्रैक्टिस बोर्ड मिला है जिस पर ये प्रैक्टिस किया करता था। साथ साथ आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। पड़ोसियों ने भी एक बात उस जांच टीम को बताई है कि कुछ दिन पहले पास के कब्रिस्तान में इसने ट्रायल विस्फोट भी किया था और उसकी रोशनी भी लोगों को दिखाई दी थी। कुल मिलाकर अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकिम भले ही एक आस पड़ोस के लोगों के लिए आम इंसान था, लेकिन वो सबसे बड़ा आतंकी बनकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसके बारे में कई सूचनाएं मिली हैं। उसके मुताबिक अयोध्या को दहलाने की इसने साजिश रची थी और अयोध्या के राम मंदिर के कार्यक्रम के 1 महीने के भीतर ये अयोध्या में भी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था। हालांकि उसके हैंडलर ने उसे यह कहकर रोक दिया था कि उत्तर प्रदेश में अगर उसने कुछ बड़ा किया तो कई और साथी इसके शिकार हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार काफी आक्रामक तरीके से उससे निपट सकती है। इसने उत्तर प्रदेश के बाहर अपने मंसूबे को अंजाम देने की पहली साजिश रची थी। कुल मिलाकर अभी तक की जांच में यह साफ होता जा रहा है कि यह जिहादी आतंकी उत्तर प्रदेश में और खासकर अपने मॉड्यूल में अकेला था और इसके हैंडलर विदेश में थे। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में नई सियासत जन्म ले रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता रामवीर उपाध्याय ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और आज उनका बेटा चिराग उपाध्याय आगरा के बीजेपी के ब्रज दफ्तर में पहुंच गया। हालांकि औपचारिक तौर पर आज उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन वो समर्थकों के साथ पहुंचा था। माना यह जा रहा है कि रामवीर उपाध्याय देर सवेर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रुकावट एक बड़े कद्दावर नेता की वजह से है जो नहीं चाहते कि उस इलाके में रामवीर उपाध्याय को पार्टी में लिया जाए। हालांकि रामवीर उपाध्याय ब्राह्मण समाज से आते हैं और इन दिनों बीजेपी ब्राह्मण मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है, लेकिन यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे नेता, ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने समाज में कद्दावर नेता की भूमिका अदा करते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ा जाए। फिलहाल रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा है
कि वो जय श्री राम बोलने को तैयार हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पीजीआई में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद से ही मामला गर्मा गया है और इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन ने पीजीआई के भीतर चेतन चौहान के साथ हुए दुर्व्यवहार की बात को सदन में रखा, उसके बाद से बैकफुट पर गई बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आने लगी है। मोहसिन रजा, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, आज उन्होंने नेता विपक्ष की पीजीआई को भेजी गई उस चिट्ठी को सामने रखा, जिसमें उन्होंने पीजीआई के डॉक्टरों की और खासकर वहां के चिकित्सा सुविधाओं की जमकर तारीफ की है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने चेतन चौहान के बहाने सरकार और पीजीआई पर निशाना साधा था, तो आज सरकार की तरफ से मोहसिन रजा ने उस चिट्ठी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव थे और कई हफ्तों तक पीजीआई में इलाजरत रहे, उन्होंने पीजीआई के तारीफ में चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि यह संस्थान काफी अच्छा है और मरीजों की सेवा कर रहा है। आज मोहसिन रजा ने उसी चिट्ठी को दिखाया और बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, जबकि सच्चाई उनके नेता विपक्ष प्रशंसा के पत्र लिखकर लोगों को बता रहे हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। दारुल उलूम ने आज मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें तबलीगी जमात के लोगों पर एफआईआर को रद्द करने की बात की गई है। यह एफआईआर तबलीगी जमात के लोगों पर कोरोना संक्रमित होने के बाद की गई थी, लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसके रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इस तबलीगी जमात को बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी। एक सांप्रदायिक नजरिए से इसे देखा गया था, जबकि कोरोना संक्रमण किसी को और कभी भी कहीं भी हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से खास तौर पर तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया गया था, उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट का यह फैसला राहत देने वाला है और ये कानून की जीत है, ये इंसाफ की जीत है। कहीं ना कहीं मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले से लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था में बढ़ा है, ऐसा दारुल उलूम के जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख ने कहा है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी के इस ऐलान के बाद कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों के बीच एक गम की लहर दिखाई दे रही है। रायबरेली, जहां से वो सांसद हैं और माना यह जाता है कि रायबरेली उनकी सबसे पसंदीदा जगह है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपने पांव पसारने की कोशिश लगातार कर रही है। ऐसे में सोनिया गांधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कर देने भर से ही कांग्रेसियों में एक रोष दिख रहा है। हालांकि रायबरेली के ज्यादातर कांग्रेसी नेता और पार्टी के संगठन के लोग फिलहाल इस मामले पर चुप हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अपना यह फैसला बदलेंगी। लेकिन जिस तरीके से यह बात सामने आ रही है कि सोनिया गांधी सोमवार को या आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों के बीच एक हलचल सी दिखाई दे रही है। फिलहाल औपचारिक तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन सोनिया गांधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना किसी को रास नहीं आ रहा है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आगरा में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह स्टिंग कांग्रेस के ही एक दूसरे छोटे नेता ने किया है, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और महामंत्री एक कंपनी से यह डील करते दिख रहे हैं कि उनके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन नहीं करेगी अगर वो एक मुश्त रकम उन्हें दिलाते हैं। दरअसल आगरा के एक पावर कंपनी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन यह वीडियो इसको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से स्थानीय नेता उस
धरना प्रदर्शन के एवज में कंपनी से पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे वीडियो को, इस पूरे स्टिंग को एक कांग्रेस के दूसरे नेता ने ही किया है और उसमें कंपनी का कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया है और साथ साथ महामंत्री को हटा दिया है। कांग्रेस के इस वीडियो के वायरल होने के बाद से इस मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से सीधा सीधा जुड़ा मामला है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और अब आखिर में जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। आज कुल 5,423 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4,318 लोग आज ठीक होकर अपने घरों को गए। अब तक कुल 1,35,000 से ज्यादा लोग उपचारित होकर ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। आज 59 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 2916 तक पहुंच चुका है। अभी उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस 50,000 से नीचे हैं और 49,242 लोग एक्टिव केस के तौर पर उत्तर प्रदेश में इलाजरत हैं। तो ये था आज का कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों को समेटे ये था हमारा न्यूज शो आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। आप देखते रहिए यूपी तक।